हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी रीड की तैयारी। तो जो आज की मेरी क्लास है उसमें हम रीड 2021 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास और शिक्षण विधियां, इसका मैं 2021 का पेपर 1 लेकर आई हूं। तो ये जो 30 सवाल 2021 के पेपर में आए हैं, इसमें हम एक एक करके जाएंगे, देखेंगे किस तरीके का पेपर था, थोड़ा पेपर एनालिसिस हमारा हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके का हर सवाल आया है, आसान था, मुश्किल था, सोचने वाला था, एकदम सीधा सीधा टॉपिक से आ गया। कुछ ऐसी चीजें करते चलेंगे, समझेंगे सही उत्तर क्या था, सही उत्तर था तो वो क्यों था, गलत उत्तर था तो क्यों था। तो आते हैं हमारे पहले सवाल पे। जो रीड 2021 पेपर 1 का पहला सवाल था, और ये ना एम कोड है पेपर का, उसका पहला सवाल था द थियोरी ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बैंडुरा इज। अल्बर्ट बैंडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। देखिए, बहुत ही सीधा सीधा सवाल, बहुत ही आसान। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि अधिगम हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनालिटी हो गया। इन सब में ना एक छोटा सा टिप मेरा आपके लिए ये है, ताकि ये सीधे सवाल जो हैं वो गलत ना होना, एक चार्ट बना लीजिए। एक तरफ लिखिए थ्योरी का नाम और सिद्धांत का नाम, और दूसरी तरफ लिखिए इस सिद्धांत को दिया किसने है, यानी कि थियोरिस्ट का नाम आप इसमें जरूर बनाइए। ये एक आप तालिका बना लेंगे ना तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। अब देखिए, पहला ही सवाल बहुत ही सरल है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप जरूर उत्तर देंगे। और वैसे आपको बता दूं कि अब मेरी लर्निंग यानी अधिगम के ऊपर जो वीडियोस हैं वो कल से शुरू हो रही हैं, तो जरूर देखिएगा उसे। तो अगर हम बात करें तो इसमें आप जान लीजिए, देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी पहला ऑप्शन, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये किसने दिया था? पावलोव ने, इवान बी पावलोव ने ये दिया था, याद रखिएगा। देखिए, लर्निंग की थियोरी में मैं आगे पढ़ाऊंगी भी। क्लासिकल कंडीशनिंग की थियोरी सबसे पुरानी थी, इसको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। पावलोव का नाम याद रखिएगा, कुत्तों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। विस्तार में जानेंगे मेरी लर्निंग की वीडियो में। अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव थियोरी या संज्ञानात्मक सिद्धांत की, तो इसमें दो मेजर थियोरीज हम पढ़ते हैं, इनसाइट थियोरी और लेटेंट लर्निंग थियोरी। इनसाइट थियोरी अंतर्दृष्टि अधिगम, और लेटेंट लर्निंग अव्यक्त अधिगम। तो अगर मैं कॉग्निटिव थियोरी तो नहीं है, लेटेंट थियोरी जो थी मैं लिख देती हूँ, इसमें एक लेटेंट थियोरी थी, ये दी थी हमारी टॉलमैन ने, ठीक है, नाम याद रखेंगे। इनसाइट की जो थ्योरी थी वो हमारी दी थी कोलर ने जो था चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, टॉलमैन ने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब हमारा बचा ऑप्शन डी, जो कि है सही जवाब, सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत। याद रखिए, एल्बर्ट बैंडुरा ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था उसे हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें सामाजिक व्यवहारों की बात की। और वो बोलते हैं कि जैसे बच्चा जो है वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, उससे वो सामाजिक व्यवहार सीखता है। जैसे मेरे घर में कोई आया और मैंने देखा कि मेरे माता पिता जो हैं, जो उनसे बड़े हैं, उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज मैं भी उन्हें देखकर सीख लूंगी। तो इसीलिए क्योंकि मैंने एक सामाजिक व्यवहार सीखा, इसीलिए अल्बर्ट बैंडुरा की थ्योरी को सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। सबसे आसान सवाल था पहला। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल है, हाउ मेनी पर्सनालिटी फैक्टर्स आर प्रपोज्ड बाय रेमंड कटेल। रेमंड कटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो रेमंड कटेल की पर्सनालिटी थ्योरी है, जो हम पर्सनालिटी वाली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसके मैं सही जवाब की बात करूं तो इसका सही जवाब होगा 16। और आपको कैसे याद रखना है, देखिए, पर्सनालिटी फैक्टर को ध्यान में रखिए, इनका बना लीजिए पीएफ। तो रेमंड कटेल ने एक 16 पीएफ जो है वो टेस्ट उसका है, पर्सनालिटी का टेस्ट है, जिसे 16 पीएफ भी बोलते हैं। तो इससे आप उसका जो है ना याद कीजिए, पर्सनालिटी फैक्टर्स पीएफ 16 पीएफ जो था वो एक
टेस्ट बनाया रेमंड कटेल ने, जिसमें उन्होंने 16 फैक्टर्स की बात की, 16 व्यक्तिगत कारकों को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और इन्हीं कारकों पे हम माप सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी किस तरीके की है। तो याद रखना है 16 पीएफ से याद रखना है कि कटेल ने 16 कारक जो हैं वो प्रस्तावित किए हैं। अब अगर हम आए आज के तीसरे सवाल पर, तीसरा सवाल जो है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अब देखिए मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करें तो आपको याद रखना है ये पिरामिड, ठीक है, ये पिरामिड जिसमें बहुत सारी सतहें हैं। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? कौन सा इस पिरामिड में नहीं है, सम्मिलित नहीं है? पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो आपको याद होगा सबसे जो बेसिक है, सबसे पहली नीड ही फिजियोलॉजिकल है। तो जो सबसे पहली नीड है वो फिजियोलॉजिकल यानी दैहिक आवश्यकताओं की ही बात करते हैं मैस्लो। दूसरा इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, इसमें हम आते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस जो है वो सेफ्टी नीड के बाद आता है, ठीक है। तो जो स्नेह एवं संबद्धता है वो यहां पे आता है। इसको मैं लव एंड बिलोंगिंगनेस कर देती हूँ। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हमारा टॉप नॉच, एंड जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है हमारा वो हमारी सबसे ऊपर की नीड है। तो कौन सा बचा? इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, यानी कि व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म यानी कि व्यक्तिवाद एवं समूहवाद की बात मैस्लो अपनी थ्योरी में नहीं करते हैं। मैस्लो की थ्योरी जो है याद कीजिए मोटिवेशन की थ्योरी है, बहुत पॉपुलर सिद्धांत है मैस्लो का। मोटिवेशन पे जो वीडियो आएगी उसमें जरूर मैं इसका जिक्र करूंगी। आप याद रखिए एक पिरामिड की शेप में मैस्लो का नाम आते ही आपके दिमाग में वो पिरामिड आना चाहिए, जिसमें हमारी आवश्यकताओं को नीचे की ओर, नीचे से शुरू होते हुए ऊपर की जो सबसे ऊंचा जो उन्होंने दर्जा दिया है वो आत्म सिद्धि आवश्यकता को दिया है, और वो सबसे ऊपर की नीड है। तो आपको याद रखना है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और सबसे बेसिक जो है वो हमारी दैहिक आवश्यकताएं हैं। देखिए जब तक हमारी भूख नहीं मिटेगी, जब तक हमारी प्यास नहीं मिटेगी, हमारी नींद पूरी नहीं होगी, तो हम किन्हीं और चीजों के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए सबसे जो नीचे का तल है उस पिरामिड का वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में ही है। देखिए जब भी हम पढ़ रहे होते हैं ना, बहुत जरूरी होता है कि हम हर कॉन्सेप्ट को एक इमेज के साथ जोड़ लें ताकि हमें याद आए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या है, जैसे ही आप मैस्लो का नाम लें एक पिरामिड आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। रेमंड कटेल की बात करें तो तुरंत पर्सनालिटी फैक्टर से पीएफ बना लीजिए, 16 जोड़ दीजिए, 16 पीएफ, राइट। तो ऐसे जब कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बीच बीच में देती रहूंगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, चीजों को याद रख सकते हैं। अब देखिए जो चौथा सवाल आया पेपर में वो था टू अपोजिंग डिजायर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। एक व्यक्ति में कि एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? देखिए इसे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है और उसी टाइम पे सपोज T20 चल रहा है और मुझे मैच में बहुत इंटरेस्ट है। अब क्या है, दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें जो कि मैं करना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं मैच भी देखूं और डेफिनेटली पढ़ के ज्यादा नंबर भी लाऊं। और ये क्या है, दोनों विपरीत हैं। विपरीत क्यों है? क्योंकि अगर मैं मैच देखूंगी तो मेरे नंबर नहीं आएंगे, अगर मैं नंबर लाने के लिए पढ़ाई करूंगी तो मैं मैच नहीं देख पाऊंगी। तो दोनों विपरीत इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छा तो है ही, देखना तो मैं, करना तो मैं दोनों ही चीजें चाहती हूँ। तो अगर एक ही टाइम पे
एक ही समय पे दो विपरीत इच्छाएं होती हैं तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा जी, द्वंद्व होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। फ्रस्ट्रेशन यानी कि कुंठा तब होती है जब हम कुछ करना चाहते हैं और उसमें एक बाधा आ जाती है, कुछ ब्लॉक करता है हमारे उस मोटिव को। जैसे कि मैं क्रिकेट मैच देखना चाहती हूँ लेकिन लाइट चली गई, तो क्या है, लाइट का जाना मेरी उस इच्छा को ब्लॉक कर रहा है, तो तब मैं कुंठा फील करूंगी, तब मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करूंगी। एंग्जाइटी यानी कि चिंता, तो चिंता हम किसे कहते हैं? चिंता या एंग्जाइटी हम उस फीलिंग को कहते हैं जब हम कुछ भी नया कर रहे होते हैं। जैसे स्टेज पे अगर मुझे अभी बोल दिया जाए कि जाओ स्टेज पे खड़े हो जाओ और बोलना है, तो चिंता उसका एक उदाहरण है। तो दो विपरीत जब इच्छाएं होती हैं तो डेफिनेटली चिंता तो नहीं होती है हमें, राइट? चिंता में हो सकती है कि अगर मेरा एक एक ही कोई वो होता, मेरी कोई एक ही इच्छा होती जिसे मैं बहुत पूरा करना चाहती हूँ और समय नजदीक आ जाता, तो शायद मुझे चिंता होती कि अरे मेरा गणित का पेपर है, डेट नजदीक आ गई है लेकिन 3 चैप्टर्स मैं पूरे नहीं कर पाई, तो चिंता होती। और प्रेशर यानी कि दबाव, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम कुछ करना चाहते हैं और उस चीज को करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए अंदरूनी या बाहरी दबाव हमारे ऊपर आ सकता है। तो जब भी दो विपरीत इच्छाओं की हम बात करेंगे, टू अपोजिंग डिजायर्स, टू डिफरेंट डिजायर्स की हम बात करेंगे, तो द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करेंगे। अगर मैं आ जाऊं हमारे 5वें सवाल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस इज एसोसिएटेड विद स्टेफन कोरे? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? देखिए, आपको नाम ही इसमें नाम ही याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तालिका बनाइए और उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स और उन कॉन्सेप्ट्स को किसने दिया उनका नाम लिखिए। तो अगर 5वें के मैं चारों ऑप्शन देखूं तो देखिए, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बेसिक रिसर्च, आधारभूत अनुसंधान, बिहेवियरल रिसर्च, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, और ऑप्शन डी एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि स्टीफन कोरे जो था उनके साथ क्रियात्मक जो अनुसंधान है वो जुड़ा हुआ है। अब हम आते हैं हमारे छठे प्रश्न पर। छठा हमारा प्रश्न है, रिमीडियल टीचिंग इज यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ चिल्ड्रन? जो उपचारात्मक शिक्षण है वो किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए, समझ लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग जो है वो है क्या। तो अगर हम बात करें उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग की, तो जैसे नाम ही बता रहा है, रेमिडिएशन या उपचार। तो उपचार हम कब करते हैं, किस चीज का करते हैं? तो क्या होता है कि हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, उनके पता करते हैं कि उनकी जो लर्निंग है, जो उनका अधिगम है, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, उनके गैप एरियाज क्या हैं, और फिर उन गैप एरियाज को फिल करने के लिए हम रेमिडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो किसका करेंगे? उन्हीं बच्चों का जो धीरे से सीखते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज स्लो लर्नर्स या धीमे सीखने वाले। आसान सवाल है, काफी आसान सवाल था ये भी। अब हम आते हैं हमारे 7वें सवाल पर। 7वां सवाल है, प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, खेल कूद में होता क्या है, खेल कूद जो है, चाहे वो कोई भी हम स्पोर्ट का या कोई भी एक्टिविटी का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, किसी भी प्रकार के खेल की बात करें, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक हमारा शारीरिक विकास और दूसरा हमारा मानसिक या बौद्धिक विकास। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास का सिद्धांत। क्योंकि जब भी हम किसी भी मेथड देखिए, थ्योरीज ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग है, वो भी सही जवाब ही हमें लग रहा है। सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण का समाज शास्त्रीय सिद्धांत, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, तो सही उत्तर नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की, सही जवाब लग रहे हैं, लेकिन आप देखिए, हमें पूरी ना टोटालिटी में देखना है। जैसा मैंने आपको बताया, प्लेवे में दोनों चीजें हैं, तो हमें जब भी हम प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, जनरली हम प्राइमरी या प्राथमिक स्तर के बच्चों में प्लेवे मेथड यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने जो
प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास के जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं हम उसके बेसिस पर एज अप्रोप्रिएट यानी उम्र के हिसाब से ऐसे खेल कूदों को शामिल करते हैं जिससे बच्चों को खेल खेल में ही बच्चे पढ़ सकें और चीजें समझ सकें। अभी जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, ये भी मेमोरी बेस्ड है, ये भी आपको याद ही रखने वाला है। जैसे कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी ऑफ एनसीएफ 2005? एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको याद रखना है। अगर आप कभी उनकी बुकलेट्स भी देखें एनसीएफ की, अगर आप पढ़ा रहे हैं और क्योंकि आप रीड का एग्जाम देने वाले हैं और आप एक अध्यापक और अध्यापिका बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपने कभी ना कभी जरूर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बुकलेट्स देखी होंगी जो सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसमें एक नाम जो आपको जरूर नजर आएगा वो आएगा प्रोफेसर यशपाल। तो याद रखिए प्रोफेसर यशपाल जी जो थे वो एनसीएफ 2005 की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अब आते हैं हमारे 9वें प्रश्न पर। तो जो हमारा 9वां प्रश्न है वो है आरटीई एक्ट 2009 इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप? आरटीआई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था 2009 में हमारी कंट्री में, वो बच्चों की व्याख्या किस प्रकार करता है? अगर हम आरटीई 2009 की बात करें तो उसमें जो बच्चों की व्याख्या है, उसमें जो बच्चे कवर्ड हैं, जिन बच्चों के बारे में वो बात करता है वो हैं 6 से 14 साल के बच्चे। अब हम आते हैं आज के 10वें सवाल पर। तो 10वां जो सवाल है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल मोटिव? देखिए दैहिक अभिप्रेयक कौन सा इसमें नहीं है जो हमारे देह से, हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है? तो आप देखिए अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि। क्या उपलब्धि हमारे शरीर से जुड़ी है? क्या वो हमारी देह से जुड़ी है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? जो नहीं जुड़ी है। देखिए सवाल, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जबकि हंगर यानी कि भूख, थर्स्ट यानी कि प्यास और स्लीप यानी कि नींद, ये तीनों ही हमारी देह से जुड़े हुए हैं, हमारी बॉडी से जुड़े हैं, हमारे शरीर से जुड़े हैं, इसलिए ये हमारी फिजियोलॉजिकल मोटिव्स काउंट होंगे। ये हमारे दैहिक अभिप्रेरक हैं। लेकिन अचीवमेंट, उपलब्धि जो है वो हमारी फिजियोलॉजिकल नहीं, सोशल मोटिव है, यानी कि सामाजिक अभिप्रेरक है। क्योंकि ये अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट या उपलब्धि जो है वो हमने सीखा है हमारे समाज के साथ, जो हमारे इंटरैक्शंस हुए हैं उससे हमने समझा है कि अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आते हैं हमारे आज के 11वें प्रश्न पर। जो हमारा 11वां प्रश्न है वो है द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स ऑन। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? टीचिंग स्टाइल यानी कि अध्यापन शैली, कोर्स कंटेंट यानी कि विषय वस्तु, लैंग्वेज भाषा, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या सामाजिक आर्थिक स्तर। अगर हम देखें कि शिक्षण अधिगम का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो किस पर निर्भर करेगा, तो मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी कहाँ आती है? क्या वो लैंग्वेज से आ सकती है? क्या वो कोर्स कंटेंट से आ सकती है? क्या वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आ सकती है? नहीं, क्योंकि ये सारे जो हैं ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार की बात करेंगे तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा टीचिंग स्टाइल, यानी कि जो हमारी अध्यापन शैली है वो उस पर डिपेंड करेगा साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो अगला सवाल है 12वां सवाल है वो भी मेमोरी बेस्ड है, वो भी हमें याद रखना है। अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 द प्यूपिल टीचर रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल शुड बी। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए, प्राइमरी टीचर, प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए? तो अगर हम इसकी बात करेंगे आरटीई एक्ट में, तो आरटीई एक्ट के अधिनियम के अनुसार 2 सवाल आए हैं। देखिए पहला सवाल था कि एज क्या है, राइट? तो 6 से 14 साल।
दूसरा जो सवाल है वो ये है कि बच्चों की और अध्यापक की अनुपात कितना होना चाहिए, कितने बच्चों पे कितने अध्यापक होने चाहिए, कितने बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 30:1। तो जो हमारा आरटी एक्ट है, आरटी एक्ट 2009, वो ये कहता है कि किसी भी प्राथमिक स्कूल में हर 30 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। अब आते हैं हमारे 13वें प्रश्न पर। मिड टर्म एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। देखिए, किसी भी तरीके के जो एग्जाम्स हैं, जो असेसमेंट है, जो स्कूल से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए कि वो या तो फॉर्मेटिव हो सकती है या वो होगी समेटिव। फॉर्मेटिव जो होती है असेसमेंट, वो कब चल रही होती है, जब हम पढ़ाने के दौरान ही बच्चों को कुछ कुछ करा रहे होते हैं, जैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज हो गई, क्विज हो गए, वो सब पढ़ाई के दौरान ही चल रहा होता है। अलग अलग तरीकों से हम असेसमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सबमेटिव असेसमेंट की, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन की, तो जैसे नाम ही बता रहा है, हम योग्यता देखते हैं। योगात्मक जो मूल्यांकन है वो जनरली स्कूल्स में मिड टर्म एग्जाम्स यानी कि मध्यावधि परीक्षा, या एंड में, ईयर एंड, जो साल के अंत में हमारे मेन एग्जाम्स होते हैं, उसके ड्यूरेशन में होता है। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है सबमेटिव असेसमेंट, यानी कि जो मिड टर्म एग्जाम है वो सबमेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। और डायग्नोस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है, नैदानिक मूल्यांकन नहीं है। देखिए, आते हैं हमारे 14वें प्रश्न पे। जो हमारा 14वां प्रश्न है वो है विच डिजीज इज हेरिडिटरी, यानी कौन सा रोग जो है वो वंशानुगत है। देखिए, आपको 4 ऑप्शंस इसमें दिए हैं। एडीएचडी दिया है, फिनाइल कीटोनूरिया दिया है, पार्किंसंस दिया है और एचआईवी एड्स दिया है। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखिए इसको भी हम कैसे करेंगे। एडीएचडी जो है वो हमें अभी तक जब हम लर्निंग डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे तो हमें पता है ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और इसका हेरिडिटी से स्पष्ट रूप से नहीं रिसर्च बता पाई है कि ये हेरिडिटरी ही है, यानी वंशानुगत ही है। पार्किंसंस जो है वो ओल्ड एज में जाके डिजीज होती है और ये हेरिडिटरी नहीं है। एचआईवी एड्स जो है वो भी हेरिडिटरी नहीं है। तो ऑप्शन बी बचता है, यानी कि फिनाइल कीटोनूरिया। तो फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में मैं बता दूं कि एक ऐसी बीमारी है जो बाय बर्थ होती है, हेरिडिटरी डिजीज है, जिससे कि कुछ स्पेशल प्रकार के अमीनो एसिड्स जो हैं उनकी संख्या जो है हमारे शरीर में बढ़ जाती है, और इससे मेंटल रिटार्डेशन जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो जो इस 14वें सवाल का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिनाइल कीटोनूरिया। याद रखिएगा। आते हैं हमारे 15वें प्रश्न पर। 15वां हमारा जो प्रश्न है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, भाटिया बैटरी, रोशाक टेस्ट, वाइज या रेवंस आरपीएम एसपीएम। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, रोशार्क परीक्षण, WIS, रेवन का एसपीएम। अब आप देखिए, जो रोशार्क है वो क्या है? वो हमारा है पर्सनालिटी का टेस्ट। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम बात करें रेवंस का एसपीएम, देखिए इसमें से पूछ रहे हैं निष्पादन, यानी कि परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है? जब आप कुछ कर रहे होते हैं, जब आप कुछ मैनिपुलेट करके चीजों को, तब आपका टेस्ट होता है। अगर हम रेवंस के एसपीएम की बात करें तो उसमें आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें कुछ प्रकार के पैटर्न्स होते हैं और आपको उसे फिल करना होता है। तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। अगर हम WAIS यानी वाइज वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल की बात करें तो इसमें भी आपको कुछ कार्ड्स दिखाए जाते हैं जिसमें कुछ पिक्चर्स हैं और आपको जो मिसिंग पिक्चर्स हैं उसको फिल करना है। लेकिन भाटिया बैट तो ये भी परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, इसमें भी आपको हाथों से कुछ नहीं करना। लेकिन अगर हम भाटिया बैटरी की बात करें, जो कि इसका सही जवाब भी है, तो इसके कुछ स्टेजेस हैं जिसमें आपको कुछ ब्लॉक्स दिए जाते हैं बच्चों को, और उन्हें वो ब्लॉक से वो एक्टिविटीज जो है वो करा के उनकी इंटेलिजेंस को मापा जाता है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड अगर निष्पादन प्रक्रिया की हम बात करें तो आंसर होगा भाटिया बैटरी। अगर हम 16वें सवाल पर आए तो 16वां सवाल है ह्यूमन डेवलपमेंट गोज ऑन फॉर अ लाइफ टाइम, ऑल्दो टू पीपल आर नॉट इक्वल बट द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट रिमेन्स सेम इन नॉर्मल चिल्ड्रन।
Which principle of development does this statement point to? मानव विकास आजीवन चलता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, हमने हमारी पुरानी क्लास में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांतों के बारे में काफी कुछ डिटेल से बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इसमें अलग अलग सिद्धांत दिए हुए हैं, सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। अगर हम बात करें सतत विकास का सिद्धांत, तो जैसे कि बताता है कि नाम ही बता रहा है कि जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसका मतलब एक प्रकार अगर एक विकास के एक प्रकार डोमेन में विकास होगा तो वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि बौद्धिक और शारीरिक आपस में जुड़ा हुआ है, एक उदाहरण के तौर पर। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी समान प्रतिरूप का सिद्धांत। जो हमारा विकास है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत हमें ये बोलता है कि पहले विकास जो होता है वो समान रूप से चलता है और फिर धीरे धीरे वो विशिष्ट अनुक्रियाओं पे आता है। तो पहले विकास जो है वो जनरल होता है और फिर स्पेसिफिक होता है। उदाहरण के तौर पे आपको बता देती हूँ, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पहले होता है और जो हमारा यानी कि स्थूल पेशीय विकास जो है वो पहले होता है और फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो बाद में डेवलप होती हैं। तो पहले जनरल डेवलपमेंट होता है, स्पेसिफिक वो बाद में होता है, याद रखिए। अब आते हैं हमारे 17वें प्रश्न पर। 17th क्वेश्चन पूछता है, विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? बहुत ही फेवरेट है जीन पियाजे सबका, जितने भी पेपर आते हैं उसमें काफी सवाल, 2 से 3 सवाल आ ही जाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो आपको याद रखना है, उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इसी उसमें आपको याद रखना है, इसी क्रम में आपको याद रखना है। तो जो आखिरी स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, बहुत ही आसान सवाल होगा, बी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सेंसरी मोटर जो है वो हमारी पहली स्टेज है, पोस्ट ऑपरेशनल कोई स्टेज नहीं है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पोस्ट ऑपरेशनल कोई स्टेज ही नहीं है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है वो हमारी तीसरी स्टेज है। जीन पियाजे 4 स्टेजेस की बात करते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, याद रखिएगा। 18वां सवाल भी काफी आसान, सीधा सीधा पूछा हुआ सवाल। द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, अनुवंशिकी के जनक कौन है? इसका आंसर बहुत ही आसान, आंसर ए, ग्रेगर मेंडल, जी मेंडल। याद करिए, उन्होंने, ये वही मेंडल भाई साहब हैं जिन्होंने मटर पे अपने प्रयोग किए थे। उन्होंने मटर के काफी सारी स्पीशीज को लेकर उनको क्रॉस रिलेशन कराया था, और वो याद कीजिए, वो टेबल बनता था जिसमें उनका वो टॉल प्लांट्स और डॉफ प्लांट्स और कैसे उनके क्रॉस कल्चर से क्या क्या ऑप्शंस निकल कर आते थे। तो ग्रेगर मेंडल जो हैं उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। 19वां सवाल, अगेन बहुत आसान सवाल। हु प्रोपाउंडेड द साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रदापित किया? तो पर्सनालिटी में बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे, लेकिन साइकोएनालिसिस यानी मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, उनके जो फादर हैं वो हमारे सिगमंड फ्रॉइड साहब हैं। सिगमंड फ्रॉइड का नाम हम बहुत याद रखेंगे। देखिए, फिर वही बात है ना, आप तालिका बनाए लीजिए। आज अब जब भी आप पढ़ेंगे ना, एक चार्ट बना के रखिए, हर कॉन्सेप्ट में जो भी थियरीज हैं, देखिए सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं। ये थियरी किसने दी, किसे इसका फादर कहा जाता है, बहुत आसान। तो एक तालिका आज ही बनाइए, और प्लीज बना लेंगे तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी उसका फायदा उठा सके। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, इसके बाकी 3 ऑप्शंस भी देख लेते हैं। मैस्लो जो थे, उन्होंने
मोटिवेशन की उनकी थियोरी थी, तो उन्होंने पर्सनालिटी की बात ही नहीं की है। अगर मैं कार्ल रॉजर्स की बात करूं तो कार्ल रॉजर्स ने जो थियोरी दी उनकी ह्यूमनिस्टिक थियोरी से रिलेटेड थी, तो साइकोएनालिटिकल नहीं थी। जीन पियाजे जो थे उन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी, तो साइकोएनालिसिस जो था वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया, याद रखिएगा। तो 20वां सवाल है, अ 10-year-old चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 12, देन व्हाट वुड बी हिज IQ। तो देखिए, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखिए, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मानसिक आयु जो है वो दी हुई है 12, ठीक है जी। क्रोनोलॉजिकल एज ये दी हुई है 10, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उत्तर आ गया 120। तो जो सी है 120 वो हो गया हमारा सही जवाब, है ना। आसान फॉर्मूला याद रखना है, IQ इज इक्वल टू MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो 21वां सवाल अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल फैक्टर डिटर्मिनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारण नहीं है। जैविक कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। पहला है आनुवंशिकता, यानी कि हेरिटेबिलिटी, तो डेफिनेटली एक जैविक कारण है। हेरिडिटी या आनुवंशिकता की अगर हम बात करें तो वो है जो हमें अपने माता पिता से मिला है। इन्नेट टेम्परामेंट, यानी कि जन्मजात स्वभाव, जैसे कि नाम ही बता रहे हैं हमें जन्म से मिला है, तो डेफिनेटली ये जैविक है। तीसरा है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि अभिभावक बालक संबंध, हमारा अपने अभिभावकों के साथ, हमारे माता पिता के साथ हमारा कैसा रिश्ता है, क्या ये जैविक है, क्या ये बायोलॉजी से रिलेटेड है? नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है हमारा वो डेफिनेटली एक जैविक कारक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज नॉट अ बायोलॉजिकल फैक्टर, ये एक जैविक कारक नहीं है। अब हम आते हैं हमारे 22वें सवाल पर। 22वां सवाल है, द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इज, डाउन संलक्षण का कारण है ए ट्राइसोमी 20, त्रिगुण सूत्र 20, त्रिगुण सूत्र 21, XXY गुण सूत्र, त्रिगुण सूत्र 22। तो अगर मैं आपसे बात करूं डाउन सिंड्रोम है क्या, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो एक हेरिडिटरी डिजीज है, वो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जो अनुवांशिक है, जो हमें हेरिडिटी में मिली है। और इसका जो रीजन होता है वो ये है कि हमारा जो 21वां क्रोमोसोम है ना वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ट्राइसोमी 21, क्योंकि याद रखिए जो 21वां गुणसूत्र है, जो आपका 21वां क्रोमोसोम है, वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम आते हैं, डाउन सिंड्रोम होता है। और जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है आप देखेंगे उनका जो फेशियल अपीयरेंस है, जिस तरीके से वो नजर आते हैं, वो एक स्पेसिफिक एक विशिष्ट तरीका है। उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, उनका बौद्धिक विकास भी उस तरीके से नहीं हो सकता, उनका मानसिक और बौद्धिक विकास भी डिले होता है, पिछड़ा हुआ होता है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, एक बीमारी है जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो हमारे आनुवांशिकता है उससे जुड़ा हुआ है और हमारे 21वें गुणसूत्र की वजह से है, तो याद रखिएगा। अब हम आते हैं हमारे 23वें प्रश्न पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी रेफर्स टू, विश्वसनीयता का अवधारणा से आशय है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, पर्पस ऑफ मेजरमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोरिंग, निर्देशों की वस्तुनिष्ठा, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बराबरता, गणना की समरूपता। तो जो इसका करेक्ट आंसर है रिलायबिलिटी, जिसे हम विश्वसनीयता भी बोलते हैं, ये होता है कि यदि मैंने कोई जो टेस्ट है वो आज लिया और वही टेस्ट मैंने 15 दिन बाद लिया, फिर वही टेस्ट जो है वो मैंने 30 दिन बाद लिया, तो जो उसका रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए, वो एक ही जैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज टेस्ट लिया तो कुछ और स्कोर है, 4 दिन बाद लिया तो कुछ और मेरे अंक आ रहे हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा
कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, कि जो स्कोर्स हैं, जो प्राप्तांक हैं, उनमें बराबरता है, यानी कि वो बराबर है, वो एक जैसे हैं। ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो ऑब्जेक्टिविटी है। पर्पस ऑफ मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो वो वैलिडिटी में आता है, कि टेस्ट जो है वो वही इंटेलिजेंस का टेस्ट है तो भैया इंटेलिजेंस ही माप रहा है ना, ऐसा तो नहीं है पर्सनालिटी माप रहा है, तो उसे हम वैलिडिटी बोलते हैं। तो अब हम आते हैं 24वें सवाल पर। 24वां सवाल जो है वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो देखिए प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है या प्रेक्षपीय परीक्षण जो है वो डिपेंड कट स्टार्ट। तो जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं वो किससे निकल कर आए हैं, साइकोएनालिसिस से निकल कर आए हैं। साइकोएनालिटिकल थियोरी जो सिगमंड फ्रॉइड की थी, उन्हीं थियोरी पे बेस ही प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, जिसमें हम जिसके ऊपर भी टेस्ट करते हैं उसे कुछ निर्धारित चीजें नहीं देते हैं, बहुत वेग सा स्टिमुलस देते हैं, जैसे कि कुछ पिक्चर्स दिखा दी और उन्हें बोला कि अच्छा बताओ अब आप स्टोरी इस पे बनाओ, या हमने कुछ सेंटेंसेस दे दिए कंप्लीट करने के लिए, उन्हें बोला अब आप कंप्लीट करो। तो इसमें क्या होता है, माना ये गया है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट में जो हमारे अंदर, जो हमारे अनकॉन्शियस की जो बातें हैं, जो इमोशंस हैं, वो निकल कर उस स्टिमुलस, उस कहानी में या उस वाक्य में निकल कर आते हैं। तो अगर हम देखें 4 ऑप्शन, टैट टैट डेफिनेटली एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, इसमें कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं और सामने वाले को बोलते हैं एक स्टोरी बनाओ। एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट डेफिनेटली एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, इसमें हम कुछ गैप्स देते हैं और जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे होते हैं उसे वो वाक्य कंप्लीट करना होता है। ड्रॉ मैन डेफिनेटली एक है जिसमें हम जिसमें हम, ये ज्यादातर बच्चों के साथ होता है जब हम उन्हें कुछ बोलते हैं कि अच्छा ड्रॉ करके दिखाओ पेरेंट को या टीचर्स स्कूल के सेटअप में, तो ये ड्रॉमेंट टेस्ट, या अपने आप को भी कई बार हम बोलते हैं। तो ड्रॉमेंट टेस्ट डेफिनेटली एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। बच्चा MMPI, ये एक इन्वेंट्री है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 24वें का वो है MMPI। बढ़ते हैं हमारे 25वें सवाल पर। ये भी बहुत सीधा सवाल है। हु प्रोपाउंडेड द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। टाइम ना वेस्ट करते हो, इसका करेक्ट आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर। ये हम सबको पता है। वेशलर ने जो था, वेशलर का अलग कॉन्सेप्ट था, पियाजे जो हैं वो वैसे भी उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी दी थी। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थियोरी दी है, तो इनका वैसे ही गार्डनर से लेना देना नहीं है। आते हैं हमारे 26वें सवाल पर। 26 क्वेश्चन पूछता है अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। शिक्षकों का परीक्षण, कक्षा कक्ष अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण या गणित की विषय वस्तु। देखिए ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, क्लासरूम लर्निंग, मैथमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, कोर्स कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है क्योंकि मैथमेटिक एजुकेशन से रिलेटेड आया है CDP में। लेकिन आप देखिए एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि NCF में मैथमेटिक्स एजुकेशन को लेकर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, मैथमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। तो ये आपको याद रखना है, मेमोरी बेस्ड है। 27वां सवाल, लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। परितोषक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यानी कि परितोषक तथा दंड की बात किसने की, किसने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कि चूहे से अगर गलती से लिवर दब जाता था तो उसे खाना मिल जाता था, और धीरे धीरे चूहे ने वो लिवर दबाना सीख लिया क्योंकि उसे रिवॉर्ड्स मिले। जी हाँ, स्किनर ने, बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग, BF स्किनर। BF स्किनर ने बात करी रिवॉर्ड्स की कि हमारे जो भी व्यवहार हैं वो उस पे डिपेंड करते हैं कि हमें उस पे क्या रिवॉर्ड, क्या रीइंफोर्समेंट, क्या प्रबलक मिल रहा है। तो ये याद रखना है। 28वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस रिलेटेड टू लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। यदि आपने अभी भी बाल्यावस्था की वीडियो हमारी नहीं देखी है तो प्लीज जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में बाल्यावस्था के ऊपर एक वीडियो है, लाइव है।
पास्ट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, इमेजिनेशन, आर्ग्यूमेंटेशन। पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना और तर्क। कौन सा ऐसा इसमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो बाल्यावस्था के दौरान हम जिससे नहीं सीखते हैं? तो बाल्यावस्था की अगर मैं बात करूं तो पूर्व अनुभव यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस जो है हम उससे नहीं सीखते हैं। हम किससे सीखते हैं? प्रतिबिंबन से सीखते हैं, हम इमेजिनेशन से सीखते हैं और हम तर्क से सीखते हैं, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस से हम नहीं सीखते। देखिए 5 साल से छोटे बच्चे को तो वैसे ही कुछ याद नहीं रहता। इसे क्या, इस टर्म को क्या बोल नहीं, ये कॉन्सेप्ट है कि 5 साल से छोटे बच्चों को उनके जीवन में क्या हुआ वो याद नहीं रहता। इसके लिए एक टर्म है, आपका ये होमवर्क है, जल्दी से देख के ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 29th क्वेश्चन अब हम देखते हैं। विच टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द इफेक्ट्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्राम और ट्रेनिंग? किस विशेष कार्यक्रम या परीक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? जैसे मैंने कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी क्लास में, कंप्यूटर के द्वारा मैं बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ, मैंने 10 दिन तक कंप्यूटर के द्वारा बच्चे को गणित पढ़ाया। अब मुझे उसका प्रभाव देखना है, तो मैं इसमें से कौन सा टेस्ट करूंगी? क्या मैं व्यक्तित्व टेस्ट करूंगी, पर्सनालिटी टेस्ट? क्या मुझे उसकी पर्सनालिटी में चेंज देखना है? नहीं। क्या उसकी इंटेलिजेंस में देखना है, बुद्धि में देखना है? नहीं। क्या उसकी क्रिएटिविटी में फर्क देखना है, उसके रचनात्मकता में फर्क देखना है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपलब्धि, अचीवमेंट। तो हम जो है अचीवमेंट टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि हमने जो परीक्षण किया है उसका प्रभाव क्या पड़ा है। तो हम आते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न यानी कि 30वें प्रश्न पे। ये है, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एन इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट? यानी कि विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? देखिए, वृद्धावस्था तो इसका सही जवाब हो ही नहीं सकता, ओल्ड एज, क्योंकि ओल्ड एज में तो रिटायरमेंट की एज आ जाती है। बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था में बच्चा अभी भी व्यवसाय के बारे में सोच ही नहीं रहा, इन्फेंसी तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहा है ना। शिशु अवस्था में तो हमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है कि भैया व्यवसायिक हमारा समायोजन या वोकेशन हमारा क्या होने वाला है, उसमें हमारा एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस ही ऐसा फेज है जिसमें हम अपने वोकेशन के बारे में, हम आगे आगे क्या करने वाले हैं, हम क्या बनने वाले हैं, उसके बारे में हम सोच और विचार कर रहे होते हैं। तो ये था रीट 2021 का पेपर 1। आगे जो है हम पेपर 2 भी जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहें क्योंकि हम पूरी तैयारी कराएंगे, क्योंकि रीट में लाने हैं नंबर पूरे 30। तो आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।